टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है आराम शाह और इल्तुतमिश। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया, किस तरह से उसने भारत में मोहम्मद गोरी की मदद की और अपने साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की, अर्थात गुलाम वंश की स्थापना की। 1200 हम जानते हैं कि 1210 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किससे गिरकर? घोड़े से गिरकर। जब वो कौन सा खेल खेल रहा था? चौगान खेल रहा था। ये वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौगान खेलते हुए किससे सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई है। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा वो बैठा आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर जब बैठा तो इसका आराम शाह का जो राज्याभिषेक है वो लाहौर में हुआ। लाहौर में क्यों हुआ? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो आपकी लाहौर थी। लेकिन जब भी किसी महत्वपूर्ण शासक की मृत्यु होती है और फिर उत्तराधिकार का जब प्रश्न आता है तो स्वाभाविक है आंतरिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी रही है उत्तराधिकार के युद्धों का लेकर के। तो भारत में क्या हुआ था कि नवोदित जो आरंभिक तुर्क थे, इन्होंने जो अपनी जो साम्राज्य स्थापना किया था उससे कई केंद्र बन गए थे। एक केंद्र था वो था दिल्ली और दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था वो था लाहौर। तो जो लाहौर में क्या था, जो कुतुबी वंश थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो लोग थे और उस वक्त के जो काजी थे, काजी बही-उद्दीन, यानी काजी कुतुबी वंश और काजी जो थे बही-उद्दीन, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सपोर्ट किया किसको? आराम शाह को, और गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन दिल्ली की खिचड़ी कुछ और पक रही थी। उस वक्त जो कुतुबुद्दीन का जो एक दामाद था और पहले गुलाम रह चुका था, इल्तुतमिश, वो बदायूं का सूबेदार था। किसका सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था, वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को अली इस्माइल खान ने, किसने? अली इस्माइल खान ने, बहुत महत्वपूर्ण है। अली इस्माइल ने कहा कि आप आइए और दिल्ली के सुल्तान बनिए, आमंत्रित किया सुल्तान पद के लिए अली इस्माइल ने। और उसने इस बात को स्वीकार कर लिया क्योंकि उस वक्त के मजबूत जो अमीर थे, तुर्क जो अमीर थे, उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल से भारत के समृद्ध प्रांत, भारत जैसे समृद्ध भूमि पर हमें मिला है जहाँ संसाधन है, खनिज संसाधन है, व्यापार है, तो ये सत्ता जानी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें सबसे योग्य हमारे बीच में जो है वो आपका इल्तुतमिश है और उसे ही सुल्तान बनाते हैं। अब दिल्ली में इल्तुतमिश और लाहौर में आपका आराम शाह। स्वाभाविक है उत्तराधिकार का फिर युद्ध हो जाएगा कि सुप्रीम कौन, क्योंकि साम्राज्य का तो एक ही स्वामी होता है। तो इन दोनों में आपसी जो समस्या हुई, इसके फलस्वरूप हुआ जूद का युद्ध। और इस युद्ध के युद्ध में 1210 में आराम शाह को पराजित कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। यानी आराम शाह हार गया और इस तरह से जो तुर्क जो साम्राज्य का संस्थापक बना, जो वास्तविक संस्थापक बना, जो सुल्तान बना, वो बना इल्तुतमिश। लेकिन ये इल्तुतमिश कौन है, कैसे हम अध्ययन करेंगे? क्योंकि आराम शाह के बाद तो गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश है। तो जब भी किसी भी शासक को आप याद करें, और इतिहास को भी पढ़ने का एक बहुत अच्छा सा नजरिया ये है कि उसको चरणों में बांट करके उसका हम अध्ययन करें। तो हम इल्तुतमिश, जिसका जो वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का स्वामी। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या है? साम्राज्य का स्वामी। इसके अलावा इसकी अन्य जो उपाधियां हैं वो भी पूछी गई हैं। उसको अन्य उपाधियों में इसे अमीर उल उमरा कहा गया है, ठीक है ना। सुल्तान सईद, सुल्तान ए सईद,
सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम, ठीक है, सुल्तान ए आजम। दूसरा वास्तविक संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें पूछी जाती रहती हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, छोटे छोटे से है। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश है, तो इसकी उपाधियों के बारे में बात तो हम तो कर लिया, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा ना कि सेक्शन बांट लेते हैं, तो इस सेक्शन में बांटेंगे तो हम पहला अध्ययन करेंगे सेक्शन में इसका परिचय, दूसरे में इसकी समस्याएं कि इसके सामने समस्याएं कौन सी थी, तीसरा इसके साम्राज्य का जो विस्तार पढ़ेंगे, और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे आपके इसके कार्य। इस तरह से हम 4 चीज में अध्ययन करेंगे कि परिचय, समस्या, विस्तार और कार्य है। सबसे पहले हम उसका सामान्य छोटा सा परिचय कर लेते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन भरोसा नहीं क्या पूछ रहे, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, रेयर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर को किसने हराया था, बाबर का पहले जो भारत में आने से पहले की हिस्ट्री पूछ ली गई, तो जरूरी नहीं है कि इल्तुतमिश की न पूछी जाए। तो इल्तुतमिश की हम बात कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश के जो पिताजी थे, इसके पिताजी का जो नाम था वो ईलम खां था, ईलम खां था। और चूंकि ये अपने जनजाति के सरदार थे, और संपत्ति मतलब उस वक्त के वहाँ के हिसाब से इनके पास संपत्ति ठीक ठाक थी, यानी रिच फैमिली इनकी मानी जाती थी। इनके कई बड़े बेटे भी थे, और सबसे छोटा बेटा था वो इल्तुतमिश था। ये रूप सौंदर्य से और तर्क बुद्धि से बहुत इंपॉर्टेंट था, हष्ट पुष्ट था, कदकाठी में सौंदर्य से परिपूर्ण था, इसलिए इसके प्रति स्नेह इनके पिताजी का ज़्यादा था। लेकिन उनके बड़े जो भाई थे वो इसे चिढ़ने लगे, बोले स्नेह देख के कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इनके कब्जे में आ जाएं पिताजी और सब कुछ इसको देख के चले जाएं। तो भाइयों ने एक षड्यंत्र रचा, और जब वो घर पे नहीं थे तो उन्होंने इल्तुतमिश को मेले में लेके गए और वहाँ पर इनको बेच दिया। क्योंकि उस वक्त गुलामों का व्यापार होता था, इसलिए बेचना आसान था। लेकिन ये बेचते बेचते कई जगह बिका, और पहुंचा कहाँ पर, उधर का बुखारा। बुखारा बहुत महत्वपूर्ण शहर था उस वक्त, और बुखारा में क्या हुआ था, गुलामों का व्यापार होता था, क्रय और विक्रय होता था। तो बुखारा में पहले ये सद्र, वहाँ के जो एक सद्र जहाँ के यहाँ पर रहा, फिर उसने इनको बेच दिया मोहम्मद चुस्तकवा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महत्वपूर्ण व्यापारी इसका यही था जिसने इसकी कीमत को अच्छी तरह समझा। जैसे हम जानते हैं ना, व्यापारी जान लेते हैं कि मुझे किस चीज़ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये गुलामों का व्यापारी था मोहम्मद चुस्तकवा, इसने सदर जहाँ से इसको खरीद लिया था। तो इसे लेके उसने कहा कहाँ बेचा जाए, तो बुखार तो लिया ही था, तो अब ये पहुँचा गजनी, और गजनी के बाज़ार में इसने इसकी कीमत लगवाई, बेचना स्टार्ट किया, बोली लगवाना स्टार्ट की। और चूंकि उस वक्त गजनी का जो शासक था वो था गौरी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को ये खबर पहुंची, और वो योग्य और अच्छे गुलामों को जरूर खरीदता था, लेकिन जो उसने चुस्तकवा ने जो कीमत बताई, मोहम्मद गौरी वो अदा नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, जो इल्तुतमिश है इसके विक्रय पर रोक लगा दी। उसने कहा कि ये गजनी में नहीं बिकेगा, तो उसको वहाँ पर फिर कोई खरीदारी नहीं रहा। लेकिन उसी वक्त गजनी में जो कौन आया, वहाँ पर आया कुतुबुद्दीन ऐबक आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। और उसकी भी चूँकि उसको भी एक गुलाम है, उसने नज़र देखी तेज़ तर्रार है, कदकाठी में अच्छा है, उसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया है कि यहाँ पर इसके विक्रय पर रोक लगा रखी है, तो उसने गौरी से कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। हालांकि खरीदना तो दोनों चाहते थे, तो उन्होंने कहा मैंने तो यहाँ रोक लगा रखी है और इसने मुझे दिया नहीं है, तो मैं नहीं खरीदूंगा इसे, लेकिन तुम ऐसा करो, इसको यहाँ से कहीं और जाके खरीदो। तो चुस्तकवा से ऐबक ने कहा कि भाई ऐसा करो, हम यहाँ पर आपको नहीं खरीदेंगे, आप कहीं अन्य तो बाजार में इसे लेके चलिए। तो फिर गजनी से आप दिल्ली में पहुँचे। दिल्ली में इल्तुतमिश को क्या किया गया, खरीदा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐबक ने 2 गुलाम खरीदे थे। अब पूछ लेता है कभी कभी कि
इल्तुतमिश के साथ दूसरा कौन सा गुलाम खरीदा गया था? तो दिल्ली में एक तो इल्तुतमिश और दूसरा जो है दूसरा जो है तमगाज रूमी। ये दो गुलाम किसने खरीदे? ये ऐबक ने खरीदे, दिल्ली में खरीदे ने। तो ध्यान रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को और तमगाज रूमी को दिल्ली में खरीदा था, ना कि गजनी में। तो ये इसका जो थोड़ा सा ये छोटा सा परिचय था। अब हुआ क्या, खोखरों के का जब वो दमन कर रहा था मोहम्मद गौरी, तब इसकी प्रतिभा को उसने पहचाना और इसने कहा, ऐबक से कहा कि भाई ऐसा करो तुम। ऐबक से इसने, मोहम्मद गौरी ने कहा कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को गुलामी से यानी दास्ता से मुक्त कर दो, दास्ता से क्या कर दो? मुक्त कर दो। फलस्वरूप 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को क्या हो गई? दास्ता से मुक्ति मिल गई। दास्ता से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। बात महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन ऐबक अभी भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक को तो 1208 में मिली दास्ता से मुक्ति। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली है? 1208 में, लेकिन इल्तुतमिश को 1205 में मिल गई। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम है ये गुलाम है ये, ठीक है। और इसने खरीदा किसको? इल्तुतमिश को। तो अब ये क्या हुआ? ये हुआ गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। ये भी क्वेश्चन आया था कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। ये उपाधियां हैं, अमीर उल उमरा, सुल्तान आजम, सुल्तान सईद, वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, साम्राज्य का स्वामी किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो मुझे लगता है कि आपने इस बात को गंभीरता से समझा होगा। अब देखिए, उसकी आंतरिक समस्याओं में तो आराम सा था, ठीक है। तो आराम शाह को तो उसने पराजित कर दिया था। तो आंतरिक समस्या और सुल्तान बनने पर जो समस्याएं, आपसी जो गृह कलश थी, उससे तो वो निजात पा गया। लेकिन बाहरी समस्या के रूप में अब उसके सामने तीन चीज़ें थी। एक तो गजनी का जो शासक था एलदोज, ठीक है, ये था। और दूसरा मुल्तान उच्च और सिंध का जो शासक था, और ये था आपका कुवाचा। तीसरा चंगेज खां का आक्रमण। ये इसकी भी स्थिति बन गई थी, हालांकि आक्रमण हुआ नहीं था, लेकिन तीन चैलेंजेस उसके प्रमुख थे। अब इस चैलेंज को हम समझते हैं। जानना, गजनी का शासक कौन है? एलदोज है। मुल्तान उच्च सिंध का कौन है? कुवाचा है। और चंगेज खां का आक्रमण है। ये तीन समस्याओं पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिस्कस करने से पहले हमें इसकी परिस्थिति को समझ लेते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या है, क्योंकि आप जब डायग्राम से इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा और आप ये बिल्कुल कंठस्थ भी हो जाएगा, तो ये जरूरी भी है। तो देखिए, यहां पर तो था गजनी, और गजनी पे कौन बैठा हुआ है? यहां बैठा है एलदोज। ध्यान रखना, ये है मुल्तान, और मुल्तान पे बैठा कौन है? मुल्तान है, ये उच्च है और ये सिंध है, ठीक है। और यहां पर बैठा हुआ मुल्तान उच्च का है कुवाचा। कौन बैठा है? कुवाचा बैठा है। ये बहुत याद कर लीजिएगा, ये शासक हैं, ठीक है। और ये हमारा लाहौर आप पाकिस्तान में है, और ये हमारी दिल्ली है, जिसे इल्तुतमिश के समय हाजरात दिल्ली कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? तब हाजरात
दिल्ली कहा जाता है। उस वक्त का जो इल्तुतमिश कालीन जो साहित्य मिलता है हमको, मुस्लिम साहित्य मिलता है, उसमें हजरात दिल्ली कहा गया है। ठीक है, अब हुआ क्या, गजनी जो था एल्दोज है, एल्दोज ने एक लेटर लिख दिया, नियुक्ति पत्र भेज दिया, किसको, इल्तुतमिश को, एक नियुक्ति पत्र भेज दिया, किसको, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश क्या कर रहा था, उसने अधीनता कि तुम मेरे अधीन हो, तो इल्तुतमिश से चूंकि अपनी आंतरिक समस्याओं को और अपने आप को मजबूत कर रहा था, उसने उस बात को ध्यान उस वक्त नहीं दिया। लेकिन उस वक्त गजनी में एक और घटना घटी। क्या घटना घटी कि यहाँ पर गजनी पर आक्रमण कर दिया ख्वारिज़्म शाह ने, ख्वारिज़्म शाह ने, ठीक है, ख्वारिज़्म शाह ने गजनी पर आक्रमण कर दिया और एल्दोज को वहां से पूरब की ओर धकेल दिया। अब गजनी पर ख्वारिज़्म शाह बैठ गया। ठीक है, अब एल्दोज यहां से जब सत्ता खो दिया, उसने कुबाचा पे आक्रमण कर दिया और उसने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। अब कुबाचा यहां पर घूमने लगे, डर ना, ये बहुत स्थिति है। और ये जो इल्तुतमिश है यहां पर दिल्ली में जो बैठा, जो इल्तुतमिश है, ये सारी घटनाओं को देख रहा था, बड़ा कूटनीतिक था, दिमाग का बहुत तेज था, लेकिन वो जानता था किससे कैसे मिलाया जाए। एक तो ये जब उसने नियुक्ति पत्र भेज दिया था, उससे जला बुना बैठा था इल्तुतमिश, और जब देखा कि अब ये कमजोर हो गया है और इधर आ रहा है, तो इसने मुल्तान उच्च और सिंध पर कब्जा किया। तो अब इसकी जो सीमा टकरा गई, अब ये दिल्ली और इन दोनों की सीमा टकराने लगी इल्तुतमिश की। तब उन्होंने कहा अब इसको पराजित करना आसान भी है और जरूरी भी है। तब हुआ तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, और यह हुआ 1215 में। और ये किसके बीच हुआ, ये हुआ एल्दोज और कुबाचा के बीच में, एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। और इसमें कौन पराजित हुआ, ये एल्दोज पराजित हो गया। और इसको कहाँ लाया गया, यहाँ इसको लेके आए बदायूं, और बदायूं में इसका क्या गया, मर्डर कर दिया गया। इस तरह से इल्तुतमिश ने पहली समस्या, अपनी जो एक बाहरी शत्रु था, उसको खत्म कर दिया। अब यहां पर एक और समस्या गंभीर उत्पन्न हुई, क्योंकि कुबाचा तो भी तो घूम रहा था उल्टा सीधा, और कुबाचा जब ये आ गए लोग, तो इधर गजनी पर ख्वारिज़्म शाह का जो लड़का था मंगवर्नी था। अब यहां पर जो ख्वारिज़्म शाह का जो लड़का था वो था मंगवर्नी। अब चंगेज खां ने गजनी पर आक्रमण कर दिया और मंगवर्नी को वहां से इधर धकेल दिया। अब मंगवर्नी यहां पर आया, और मंगवर्नी जब ये इधर आया तो अब फिर कुबाचा की स्थिति बड़ा डमाडोल थी। तो मंगवर्नी ने अपना एक दूत था, उसका नाम था आइन उल मुल्क, ठीक है, इसको भेजा इल्तुतमिश के पास में कि भैया ऐसा करो कि मेरी हेल्प कर दो, चंगेज खां जैसा बवाल मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे सरंक्षण दे दो। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि ये जो इसके पीछे जो बीमारी लगी है, जो बर्रिया का छत्ता लगा है, वो एशिया का सबसे खूंखार व्यक्ति है, और वो था चंगेज खां। और चंगेज खां को उस वक्त कहते थे खुदा का कहर। क्या कहते थे, खुदा का कहर। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि चंगेज खां को क्या कहा जाता है। तो मंगवर्नी को जब इल्तुतमिश ने मांगी, इल्तुतमिश से जब मंगवर्नी ने मांगी, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, आईने मुल्क की हत्या करवा दी गोपनीय तरीके से, कि ये अपने मालिक तक पहुंच नहीं पाए, कि मैंने मना कर दिया। और इसके बाद अपना एक दूत भेज दिया, कहाँ, मंगवर्नी के पास में, और उससे कहलवाया कि भैया देखो, प्यार से मना कर दिया कि तुम्हारे लिए ये जगह उपयुक्त नहीं है, तुम उधर ही कहीं देखो अपना हिसाब किताब। क्यों जानता था कि अगर ये इसको संचर दे देंगे तो चंगेज खां दिल्ली पा जाएगा, अभी नया घर बसा है और बसने से पहले ही उजड़ जाए। तो इस बात को समझ लीजिएगा। और चंगेज खां बाकी बहुत खतरनाक व्यक्ति था। इस तरह से इल्तुतमिश ने
क्या किया, चंगेज खां का दिल्ली पे आक्रमण ना हो, यानी दिल्ली चंगेज खां की समस्या को सॉल्व कर दिया। मंगमरनी फिर चला गया उधर से, फिर चंगेज खां इधर नहीं आया। लेकिन इन दोनों की स्थिति में कुबाचा डोल रहे थे, कुबाचा थे, उनकी स्थिति डमरू की तरह डुम 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 थी। तो उन्होंने क्या किया भाई, तो अब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, कुबाचा को पराजित करते हैं। तो कुबाचा को पराजित कर दिया, और कुबाचा ने क्या हुआ, इस पराजय से होने के पश्चात नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इस तरह से उसने अपने इल्तुतमिश ने अपने जो सभी जो उस वक्त की समस्याएं थी उसका निराकरण कर लिया। अब देख लेते हैं हुआ क्या 1229 में। ठीक है, 1229 में जो बगदाद है, और बगदाद में रहते थे खलीफा, इस्लाम में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद था बगदाद में, और उनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह, अल मुंतसिर बिल्लाह, अल मुंतसिर बिल्लाह। इन्होंने इनको यानी इल्तुतमिश को खिलअत प्रदान की थी, खिलअत प्रदान की थी। तो इस तरह से ये सुल्तान की पदवी धारण कर ली इन्होंने। तो ये पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान के पद धारण किया था, सुल्तान की पदवी धारण की थी, इसीलिए से वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन इस पूरे की जो विवरण है, इसकी जो जानकारी मिलती है कहाँ, ये मिलती है तबकात ए नासिरी पुस्तक में। तबकात ए नासिरी पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है, जिसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। इस तरह से हमने देखा कि इसमें हमने अध्ययन कर लिया तबकात नासिरी, और मिनहाज सिराज में जानकारी मिलती है कि खलीफा ने इनको खिलत प्रदान की थी। अब देखो जो इल्तुतमिश है, इसने कार्य कौन कौन से किए हैं, कार्यों के बाद में उसके साम्राज्य का विस्तार पढ़ेंगे। साम्राज्य के विस्तार से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, इसलिए ये वाला सेक्शन मैं पहले पढ़ ले रहा हूँ, कार्य कौन है। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो सुल्तान की पदवी धारण की, और सुल्तान की पदवी धारण करने वाला ये प्रथम वो है शासक, सुल्तान की जो पदवी है इसने धारण की थी। ये बात समझने में आपके आ गई होगी। दूसरा, इसने जो सुल्तान का जो पद है इसे वंशानुगत बनाया। इससे पहले सुल्तान का पद वंशानुगत नहीं था, यानी मेरा अब इसकी संतान ही क्या होगा, वो गद्दी पर बैठी। साथ ही चूंकि ये शमसी वंश है, तो ये शमसी वंश का प्रथम शासक है। यहां से भी आप पूछ लेता है कि सल्तनत काल में शमसी वंश का पहला शासक कौन है, तब आपका आएगा इल्तुतमिश। गद्दी पर जैसे बैठा, इसने क्या किया, जो राजधानी है उसे परिवर्तन कर दी। अब राजधानी इसने क्या बनाया, दिल्ली को बनाया। क्या बनाया, दिल्ली। तो दिल्ली का पहला सुल्तान जिसे कहा जाता है वो कौन है, वो आपका इल्तुतमिश है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान आपका इल्तुतमिश हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने बैठते ही सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए, इसने दो सिक्के चलाए, एक चला टंका और एक चलाया जीतल। टंका था चांदी का और जीतल था तांबे का। और इसने जो सिक्के चलाए, और सिक्कों पर यानी सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इसने, यानी इसकी शुद्ध अरबी पद्धति पर इसने सिक्के चलाए। उस पर कुरान की आयतें लिखी होती थीं। खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, जो खलीफा का जो नाम है, इस पर लिखा रहता था। ठीक है, तो शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, ये भी क्वेश्चन हो जाता है। और जो सिक्के चलाए उस पर टकसाल का नाम लिखवाया। इससे पहले जो भी सिक्के बनते थे उस पर टकसाल का नाम नहीं हुआ करता था, इसलिए हम ये देख लेते हैं कि टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो आपका इल्तुतमिश हो जाता है। इल्तुतमिश ने एक अपने जो प्रमुख जो गुलाम थे, जो उसके सहयोगी थे 40, तो इसने 40सा दल का गठन किया। 40सा दल का गठन किया। 40सा दल का गठन किया। ये 40 लोगों का समूह हुआ करता था। इसे कहते थे तुर्क ए
चहलगानी, बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहता है कि तुर्क चहलगानी, और ये इनकी सारी निष्ठा सुल्तान के पद पर हुआ करती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इल्तुतमिश के कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता रहता है। इसने आक्रमण किया किसके ऊपर? उज्जैन के महाकाल मंदिर को उसने लूटा था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उज्जैन के जो महाकाल का जो मंदिर है वो किसने लूटा था, तो आपका इल्तुतमिश हो जाता है। अब इल्तुतमिश के जो अन्य जो कार्य में हम देख लेते हैं, इसने क्या क्या बनवाया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसे पूरा करवाया, जिसका आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके अलावा इसने अतारकिन का दरवाजा बनवाया। दूसरा, इसने नसरुद्दीन महमूद जो कि इसका लड़का था उसका मकबरा बनवाया। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा कहाँ बनवाया? ये बनवाया सुल्तानगढ़ी में। ध्यान रखना, ये भारत में बना पहला मकबरा है। ये क्या है? ये भारत का प्रथम मकबरा है। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। साथ ही इसने अपने साम्राज्य को इक्ता में विभाजित किया, यानी इक्ता प्रणाली का जन्मदाता भी, इक्ता प्रणाली का जो जन्मदाता है वो भी कौन है? इल्तुतमिश है। साथ ही इसने बदायूं में जो जामा मस्जिद है उसका भी इसने निर्माण करवाया था। इस तरह से इसके जो अतारकिन का दरवाजा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा और कुतुब मीनार का निर्माण का पूरा करवाना, ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। बदायूं में इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इस तरह से हमने आपको पढ़ाया कि इल्तुतमिश के क्या कार्य थे, क्या उसकी समस्याएं थीं, किस तरह से उसने अपनी समस्याओं का निराकरण किया।